तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फोर्थ सेमेस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप ऐसे 8 क्वेश्चंस एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और इनके सारे आंसर्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है, नोट्स को बनाना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, नोट्स बहुत बेहतरीन है, वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करिएगा और इंक्रीज करके वीडियो को देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड डिस्कस द फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ नाइट डायग्राम। ठीक है, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, यानी ऑल दो सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कि इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, इट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी ये मैनेज करता है सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करता है एक ऐसे इन्वायरमेंट को जिससे कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो हो पाता है। ठीक है, एंड इट इज द रिसोर्स एलोकेटर, कंट्रोल प्रोग्राम एंड कन्वीनियंस टू द यूजर। यानी ये एक प्रकार का रिसोर्स एलोकेटर होता है और कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, साथ ही साथ ये कन्वेंस करता है यूजर को। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम फंक्शन की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की, तो अलग अलग फंक्शन दिए गए, 10 फंक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जिसमें सबसे पहला आपका है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी ये क्रिएट करता है शेड्यूल, टर्मिनेट प्रोसेस एंड हैंडल द कम्युनिकेशन। यानी क्रिएट करना, शेड्यूल करना, टर्मिनेट करना जो भी प्रोसेस है, प्रोसेसेस होते हैं, और हैंडल करना कम्युनिकेशन को, ये इसके अंदर शामिल होता है। दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यूजेस, एलोकेट एंड डीएलोकेट मेमोरी। यानी मेमोरी कहाँ पे चीजें स्टोर होंगी, कहाँ स्टोर नहीं होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है, अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल को मैनेज करना यहाँ पे शामिल होता है, वही आपके सामने पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को थ्रू आउट द ड्राइवर, बफरिंग एंड द स्पूलिंग। स्टोरेज मैनेजमेंट, मैनेज करना सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस को एंड फ्री स्पेस एलोकेशन को। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को टू द डाटा एंड द प्रोग्राम। यूजर इंटरफेस, ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस को फॉर द यूजर इंटरेक्शन। एरर डिटेक्शन की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है और हैंडल करता है एरर को। रिसोर्स एलोकेशन, यानी ये एलोकेट करता है रिसोर्सेज को अमॉन्ग द मल्टीपल यूजर। एंड अकाउंटिंग की बात करें तो कीप ट्रैक ऑफ द रिसोर्सेज यूजर्स फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम क्यों करते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए, यानी मेक द सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, यानी सिस्टम को यूज करना हमारे लिए काफी आसान हो पाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा इफिशियंसी, यानी मैनेज करना रिसोर्सेज को इफेक्टिवली फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। एबिलिटी टू इवॉल्व, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट न्यू फीचर्स। रिलेबिलिटी की बात करें तो ये इंश्योर करता है करेक्ट एंड रिलेबल ऑपरेशंस को। सिक्योरिटी भी दिया गया है जो कि इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। रिसोर्स मैनेजमेंट है, एंड सर्विसेज टू द यूजर है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर हम गोल की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये एग्जीक्यूट करता है यूजर के प्रोग्राम को एंड सॉल्विंग, जो चीजें होती हैं यूजर के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, एंड मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, यानी कंप्यूटर सिस्टम को एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि उसको यूज करना आसान हो जाता है। ठीक है, एंड यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर। ओके, अगर हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे आपके पॉइंट सारे दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ी पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको लिखिएगा। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे टाइप है, इसके यूजर्स है, रिस्पॉन्स टाइम है, रिसोर्स आपका शेयरिंग है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल यूजर होता है, लो होता है रिस्पॉन्स टाइम, यहाँ पे कोई भी रिसोर्स शेयरिंग नहीं होता। ये अर्ली आईबीएम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग आपका सिंगल होता है, ये आपका मल्टीपल, ये स्पेसिफिक, ये मल्टीपल मल्टीपल और ये भी स्पेसिफिक। ठीक है, और इसके सारे रिस्पॉन्स टाइम और रिसोर्स शेयरिंग आपके दिए गए हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर और लेयर्ड स्ट्रक्चर सारी चीजें दी गई है, जो कि आपका आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें सबसे पहले आपका सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे यूजर होगा, एप्लीकेशन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, देन आपका हार्डवेयर होगा, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, पहले यूजर होगा, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, उसके बाद कर्नल, फिर आपका हार्डवेयर। अगर हम माइक्रो कर्नल की बात करें तो इसके अंदर यूजर प्रोग्राम, उसके अंदर क्लाइंट प्रोग्राम होगा, फिर आपका माइक्रो जो आपका कर्नल है वो होगा, उसके बाद हार्डवेयर होगा। इसी तरीके से मॉडलर आपका स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन था। अच्छी तरीके से इनको लिखना है ना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। कह रहा है कि प्रोसेस मैनेजमेंट यानी डिस्कस द प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन प्रोसेसेस, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड कंपेयर द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। यानी इन सारे शेड्यूलर के बीच में कंपेरिजन करना है। तो अगर हम प्रोसेस एंड प्रोग्राम की बात करें तो कह रहा है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन अ फाइल ऑन डिस्क, यानी प्रोग्राम आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो स्टोर्ड होता है फाइल डिस्क के अंदर, ठीक है। एंड जो प्रोसेस होता है वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, एंड इट इज एन एक्टिव एंटिटी विथ एन एग्जीक्यूशन स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट रिसोर्स एक्सेट्रा। यानी ये एक प्रकार का एक्टिव एंटिटी होता है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन जो है, स्टेट, प्रोग्राम काउंटर का, रजिस्टर का, सीपीयू का, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो प्रोग्राम आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो स्टोर्ड होता है फाइल के अंदर, प्रोसेस आपका प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। नेचर की बात करें तो ये पैसिव होता है, ये एक्टिव होता है। लोकेशन की बात करें तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, ये आपका मेन मेमोरी में स्टोर होता है। यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं होता, यहाँ पे स्टेट होता है। यहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल आपका .exe फाइल है, .c फाइल है। यहाँ पे आपका रनिंग प्रोग्राम जस्ट लाइक क्रोम, VS कोड, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम प्रोसेस स्टेट की बात करें तो प्रोसेस स्टेट के रिगार्डिंग में आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रोसेस चेंजेस इट्स स्टेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल के दौरान ये जो है प्रोसेस अपने स्टेट को चेंज करता है। अब मेन स्टेट आपका न्यू स्टेट है, जहां से प्रोसेस आपका क्रिएट होता है। रेडी स्टेट है, प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी, यानी प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में आता है। एंड रेडी टू एग्जीक्यूट वेटिंग फॉर सीपीयू, यानी वो तैयार हो जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए और सीपीयू के लिए वो रुकता भी है, ठीक है। रनिंग की बात करें तो ये आपका इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो आपके एग्जीक्यूट होते हैं सीपीयू के द्वारा, ठीक है। वेटिंग की बात करें तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे वेटिंग होता है फॉर द एन इवेंट। एंड टर्मिनेटेड की बात करें तो प्रोसेस के बाद एक फाइनलाइज एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जैसे कि आपका न्यू होगा, फिर रेडी होगा, फिर रनिंग होगा, फिर टर्मिनेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिट होगा, डिस्पैच होगा, एग्जिट होगा, यहाँ पे वेटिंग स्टेट, और सारे फिगर आपको एज इट इज बनाने हैं, प्रॉपर नेमिंग के साथ आपको सारी चीजें डिफाइन करनी है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करें, पीसीबी जिसे हम लोग कहते हैं, तो कह रहा है कि पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट मेंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, यानी पीसीबी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करता है सारे इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस के बारे में बताता है, ओके। एंड इट इज क्रिएटेड व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड डिलीटेड व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, यानी ये क्रिएट होता है जब आपका प्रोसेस क्रिएट होगा और ये डिलीट होगा जब आपका प्रोसेस टर्मिनेट होगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें पीसीबी की तो दिया गया है, जैसे ही प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस स्टेट है, प्रोग्राम काउंटर है, और भी सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने मेंशन की गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेटिंग सीपीयू टू इट, यानी शेड्यूलिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जो सेलेक्ट करता है प्रोसेस को फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेट करता है उसको सीपीयू के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग को यूज करने का, इसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज करना सीपीयू के यूटिलाइजेशन को एंड थ्रू आउट एंड मिनिमाइज द वेस्टिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, यानी सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना और जो भी आपका थॉटपुट है, जो भी वेटिंग टाइम है, जो भी टर्न अराउंड टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, उन सारी चीजों को कम करना, ठीक है। अगर हम शेड्यूलर की बात करें, 3 टाइप के होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो कि जॉब शेड्यूलर कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसे सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं, और मीडियम टर्म शेड्यूलर जिसे हम लोग स्वैपर कहते हैं, ठीक है। और इसका भी डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अगला हमारा आता है जो कि आपका कंपैरिजन है अलग अलग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर के बीच में दिया गया है। मेन फंक्शन इसके दिए गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे है। स्पीड इसका स्लो होता है, यहाँ पे काफी फास्ट होता है, ये मीडियम होता है। इन्वॉक फ्रिक्वेंटली यहाँ पे, इनफ्रिक्वेंटली यहाँ पे, वेरी फ्रिक्वेंटली यहाँ पे, ओकेजनली यहाँ पे। कंट्रोल डिग्री जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ पे होता है। और इसके सारे एग्जाम्पल्स भी आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, एग्जाम टिप्स आपके दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसे कहते हैं। एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रोबिंग एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद द एग्जांपल एंड गैंट चार्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शंस होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। ये तो एज ए वन शॉट वीडियो है, तो यहाँ पे चीजें उतनी संभव नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेटिंग द सीपीयू टू इट। यानी जो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो सेलेक्ट करता है एक प्रोसेस को फ्रॉम द रेडी क्यू एंड उसको एलोकेट करता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। एंड इसका जो गोल होता है वो होता है मैक्सिमाइज करना सीपीयू के यूटिलाइजेशन को, यानी सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज हो पाए और जो भी आपका वेस्टिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, इसको मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। अगर हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात करें तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज, थ्रूपुट आपका मैक्सिमाइज होगा, टर्न टाइम आपका मिनिमाइज होगा, वेटिंग टाइम मिनिमाइज होगा और ये आपका रिस्पॉन्स टाइम भी मिनिमाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका P1, P2, P3 ये सारे प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है। तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम इसका ज्यादा है तो प्रायोरिटी इसकी यहाँ पे है, तो ये आपके सामने पॉइंट दिया गया है, ठीक है। एफसीएफएस की बात करें तो ये आपका प्रोसेस होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग, यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। यानी द प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी जो पहले पहुंचेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये आपका नॉन प्रिमिटिव होता है एंड मतलब क्या कि वन सीपीयू इज एलोकेटेड, एक बार सीपीयू अगर यदि एलोकेट कर देता है तो इट इज नॉट टेकन अंटिल कंप्लीशन, ठीक है। यानी जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये चीजें जो है वो काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो इनका एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, सारी चीजें दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। एसडीएफ आपका जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी ये जो प्रोसेस होता है विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होता है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे P3 है तो P3 पहले एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर बाकी सारी चीजें होंगी, ठीक है। प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी जिसका आपका लोएस्ट नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 की प्रायोरिटी है तो यहाँ पे P2 होगा। इस तरीके से सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। राउंड रॉबिन की बात करें तो इसके अंदर हर एक प्रोसेस जो है वो गिव करता है फिक्स टाइम क्वांटम को। एंड यहाँ पे कह रहा है कि इफ द प्रोसेस डज नॉट फिनिश, यानी अगर आपका प्रोसेस फिनिश नहीं होता इन इट्स क्वांटम, यानी जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है उस ड्यूरेशन के अंदर, तो इट गोज टू एंड ऑफ क्यूरी रेडी क्यू, ओके। यानी ये आपके रेडी क्यू के एंड में जाएगा, ठीक है, और ये प्रिमिटिव होगा, ठीक है, जैसे कि आपके सामने इसका एग्जांपल भी दिया गया है, ठीक है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की बात करें तो ये आपका रेडी क्यू इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्यू बेस्ड ऑन द प्रोसेस टाइप, यानी रेडी क्यू जो है वो डिवाइड होता है मल्टीपल क्यू के अंदर जो बेस्ड होते हैं प्रोसेस टाइप पे। एंड हर एक क्यू जो है उसके पास अपना खुद का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ये आपका फिक्स्ड प्रायोरिटी होता है बिटवीन द क्यूज, ओके। एंड इसका एग्जांपल दिया गया है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन भी दिया गया है, जैसे एफसीएफएस की बात करें तो ये नॉन प्रिमिटिव होता है, एसजेप आपका नॉन प्रिमिटिव, ये भी आपका नॉन प्रिमिटिव होता है, राउंड रॉबिन आपका प्रिमिटिव होता है, ये भी आपका प्रिमिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप इसका है, ये आपका प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में बताया गया है। ये बेसिक सिलेक्शन इसके दिए गए हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और इसका यूज दिया गया है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला दिया गया है, जैसे टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, एंड रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला होता है जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है माइनस अराइवल टाइम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी आपको याद होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की थी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि व्हाट इज डेडलॉक, यानी डेडलॉक क्या, एक्सप्लेन डेडलॉक एंड डिस्कस द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, यानी नेसेसरी कंडीशंस क्या है डेडलॉक के, और साथ ही साथ हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में बताना है और हमें मेथड बताना है टू डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड द डिटेक्शन एंड रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पे डेडलॉक के बारे में कह रहा है कि डेडलॉक इज अ सिचुएशन in which a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process। यानी डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोसेस जो है वो ब्लॉक्ड होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है वो होल्ड करता है रिसोर्स को और वेट करता है अनदर रिसोर्स के लिए जो एक्वायर्ड होते हैं बाय द अनदर प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्रोसेस पास प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, यानी नो प्रोसेस कैन प्रोसेस, ओके। एंड इन इट रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करें फॉर डेडलॉक, आपके सामने दिया गया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन जिसके अंदर एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल, यानी एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो। होल्ड एंड वेट की बात करें तो प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स, यानी प्रोसेस जो है वो कम से कम एक रिसोर्स को होल्ड करेगा एंड इट इज वेटिंग टू एक्वायर द एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय द अनदर प्रोसेस, ठीक है।
नॉन परमिशन की बात करें तो रिसोर्स जो है वो कैन नॉट बी forcibly taken from the processes and they can be released only by the process holding them and circuit weight भी आपके सामने दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया गया है, तो आरएजी जो है वो एक प्रकार का डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर डायरेक्शन दिया रहता है जो शो करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को टू द प्रोसेस, ठीक है। ये मदद करता है एनालाइज करने के लिए डेडलॉक को। आपके सामने इसका फिगर दिया गया है, आपके सामने सारी चीजें मेंशन की गई है, ठीक है। मेथड की बात करें तो डेडलॉक प्रिवेंशन होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक डिटेक्शन है, डेडलॉक रिकवरी है, ठीक है। और सारे इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई परेशानी दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है, ठीक है। अगर हम डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग रैक की बात करें तो यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स एंड मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स दिया गया और इसका एग्जाम्पल दिया गया है। बैंकल्स एल्गोरिथम दिया गया है, बैंकल्स एल्गोरिथम में इसका डेटा स्ट्रक्चर और इसके सारे प्रोसीजर्स दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा कंपैरिजन है जिसमें प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी का पूरा कंपैरिजन दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से मेमोरी का मैनेजमेंट होता है। एंड साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है पेजिंग को, सेगमेंटेशन को, वर्चुअल मेमोरी को और डिमांड पेजिंग को, और कंपेयर करना है पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच में, ठीक है। तो पेजिंग क्या होता है, पहले मेमोरी मैनेजमेंट समझ लेते हैं। कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज विच पार्ट इज इन यूज बाय वाउंड एंड विच पार्ट इज फ्री एंड एलोकेट मेमोरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब क्या कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा पार्ट आपका यूज हो रहा है, कौन सा पार्ट आपका वेट कर रहा है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे काम होता है। ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि ये ट्रैक करता है मेमोरी के यूजेस को एंड ये एलोकेट करता है, डीएलोकेट करता है मेमोरी को टू द प्रोसेस एंड ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी को, ये प्रोवाइड करता है एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी को, ठीक है। अगर हम कंट्रोल जो आपका कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके सारे फॉर्मेशंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पेजिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिकल मेमोरी ऑफ अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस, यानी जो आपके लॉजिकल मेमोरी होते हैं प्रोसेस के, वो डिवाइड होते हैं फिक्स साइज ब्लॉक में जिसे हम लोग पेज कहते हैं, ठीक है। फिजिकल मेमोरी जो होता है वो डिवाइड होते हैं फिक्स साइज ब्लॉक में जिसे हम लोग फ्रेम्स कहते हैं, और पेज साइज किसके इक्वल होता है, फ्रेम साइज के इक्वल होता है, ठीक है। और पेज टेबल इज यूज टू मैप द पेज टू फ्रेम, यानी पेज को फ्रेम में मैप करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका फिगर डायग्राम दिया गया है, एडवांटेज दिया गया है, ये एलिमिनेट करता है स्टैंडर्ड फ्रेगमेंटेशन को, ये बेहतर होता है मेमोरी के यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज दिया गया, आप देख सकते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन में कह रहा है कि लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज यूनिट कॉल्ड सेगमेंट, यानी इसके अंदर जो लॉजिकल मेमोरी होता है उसको हम डिवाइड करते हैं वेरिएबल साइज यूनिट में जिसे हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं, और हर एक सेगमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेट करता है एक लॉजिकल यूनिट को, जस्ट लाइक कोड, डेटा, स्टैक, हीप, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। एंड जो सेगमेंट टेबल होता है वो यूज किया जाता है मैप करने के लिए सेगमेंट को टू द फिजिकल मेमोरी, ठीक है। और इसके एग्जांपल भी आपके सामने दिए गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन किया गया है। वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट यूज सेकेंडरी मेमोरी एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी, यानी ये जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है स्कीम, ये यूज करता है सेकेंडरी मेमोरी को एक एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग मेन मेमोरी के, ठीक है, यानी मेन मेमोरी के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड ये अलाउ करता है प्रोसेस को टू एग्जीक्यूट इवन व्हेन इट इज नॉट कंप्लीटली इन द मेन मेमोरी, ठीक है, यानी जब कंप्लीटली ये मेन मेमोरी के अंदर नहीं रहता तब, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है इल्यूजन को ऑफ अ लार्ज कंटीजियस मेमोरी टू द यूजर एंड ये इंप्लीमेंट होते हैं यूजिंग द पेजिंग और सेगमेंटेशन, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये अलाउ करता है लार्जर प्रोग्राम के लिए, ये बेहतर मेमोरी यूटिलाइजेशन कैरी करता है, और ये यूज यहाँ पे जो आपका यूजर है ज्यादा से ज्यादा यूजर यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिमांडिंग पेजेस की बात करें, डिमांड पेजिंग की, तो ये एक प्रकार का वर्चुअल मेमोरी टेक्निक होता है। यहाँ पे पेज जो होते हैं वो लोड होते हैं इनटू द मेमोरी ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड, यानी जब इस चीज की जरूरत पड़ती है तब ये काम आता है, ठीक है। एंड व्हेन अ पेज इज नॉट इन मेमोरी, यानी जब आपका पेज मेमोरी के अंदर नहीं है, अ पेज फॉल्ट ऑकर्स, ठीक है, तो पेज फॉल्ट यहाँ पे अकर होगा एंड द रिक्वायर्ड पेज इज ब्रॉट फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी, ठीक है। एंड ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी इनपुट आउटपुट एंड स्पीड अप करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन दिया गया है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के बीच में, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समरी टेबल दिया गया, लास्ट में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर, जिसके अंदर हमें डिफाइन करना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को, जस्ट लाइक फीफो, आरयूपी,
LRU, ऑप्टिमल एंड द क्लॉक एल्गोरिथम विद द सुटेबल एग्जांपल और कंपेयर करना उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हेन अ फ्रेज इज रिक्वायर्ड एंड नॉट फाउंड इन मेमोरी अ पेज फॉल्ट अकर्स, यानी जब आपका मतलब जब चीजें हमें चाहिए तो उस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में नॉट फाउंड आएगा। तो ये बेसिकली वही पॉइंट है। एंड यहाँ पे कह रहा है कि इफ मेमोरी इज फुल, यदि मेमोरी फुल हो जाता है तो एन एग्जिस्टिंग पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पेज, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पेज है वो नए पेज के द्वारा क्या होगा, रिप्लेस होगा। एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड विच पेज इज टू रिप्लेस, यानी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है कि कौन सा पेज आपका रिप्लेस होगा। ठीक है, अगर हम रेफरेंसिंग स्ट्रिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 आपका है, क्यों, क्योंकि 3 ज्यादा बार यहाँ पे कंसिडर हुआ है। ठीक है, एल्गोरिथम ओवरव्यू आपका दिया गया है फीफो का, एलआरयू का, और जो आपका ओटीपी ओपीटी है इसका, क्लॉक का। ठीक है, तो फीफो आपका दिया गया है, एलआरयू है, ऑप्टिमल है, क्लॉक है, उसके साथ साथ क्लॉक एल्गोरिथम भी दिया गया है, तो इनको आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन ये कैरी करता है, इसीलिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शंस मैंने करा रखे हैं उसमें, तो वहां पे डीप में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया गया है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जैसे फीफो, एलआरयू, ओपीटी, क्लॉक, ये सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीजें दी गई हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी फाइल जो आपका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है वो क्या है, और फाइल एलोकेशन मेथड क्या है, जिसके अंदर आपका कंटीजियस, लिंक्ड, इंडेक्स्ड एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल एक्सेस मेथड, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइल सिस्टम इज द वे डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, यानी ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम फाइंड करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से अकॉर्डिंग। ओके, एंड ये प्रोवाइड करता है मेथड को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, प्रोटेक्ट जो फाइल होते हैं उनको इफिशिएंटली। ठीक है, ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, रूल्स को, और फॉर नेमिंग, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग फाइल ऑन डिस्क। ठीक है, फाइल एलोकेशन मेथड आपका कंटीजियस एलोकेशन है, जिसके अंदर हर एक फाइल ऑक्यूपाइज करेगा एक कंजिक्यूटिव ब्लॉक को। डायरेक्टरी जो है वो कंटेन करेगा स्टार्टिंग ब्लॉक को एड्रेस और लेंथ के अकॉर्डिंग। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए गए हैं। लिंक्ड एलोकेशन की बात करें तो हर एक फाइल जो है वो लिंक्ड होता है लिस्ट ऑफ ब्लॉक में, एंड हर एक ब्लॉक पॉइंट करता है नेक्स्ट ब्लॉक को, और डायरेक्टरी कंटेन करता है स्टार्टिंग ब्लॉक को। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन किए गए हैं। इंडेक्स एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हर एक फाइल जो है उसके पास इंडेक्स ब्लॉक होता है, जो कंटेन करता है एड्रेसेस को ऑफ ऑल इट्स डेटा ब्लॉक, एंड डायरेक्टरी जो है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक को। ठीक है, इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टरी, अगर हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें तो डायरेक्टरी एक प्रकार का स्पेशल फाइल होता है जो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द अदर फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर सिंगल लेवल डायरेक्टरी, 2 लेवल डायरेक्टरी, 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे फाइल एक्सेस मेथड दिया गया, ये तीनों पॉइंट आपके सामने मेंशन है। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दिया गया जिसके अंदर एफसीएफएस, एसएसटी, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन एंड सी स्कैन, ये सारी चीजें हैं, और इसके कंपैरिजन दिए गए हैं। अगर आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शंस को बताया है कि किस तरीके से आप उन चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी डिस्कस करना है सिंक्रोनाइजेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को, सीमाफोर्स को, म्यूटेक्स को, मॉनिटर्स को, एंड क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रीडर, राइटर्स एंड डाइनिंग फिलोसफर, ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर प्रोसेसेस access and manipulate shared data concurrently, the result may be inconsistent, यानी जब 2 या 2 से अधिक जो थ्रेड्स होते हैं, प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्सेस होते हैं और मैनिपुलेट होते हैं, वो शेयर करेंगे डेटा के कंकरेंटली, और जो रिजल्ट होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एंड सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर दैट द कंकरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट इन अ कंट्रोल मैनर टू अवॉइड द रिस्क कंडीशन एंड मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी, यानी ये क्या करेगा, डेटा की कंसिस्टेंसीज को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सारा फंडामेंटल यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग दिया गया है। सीमाफोर जो होता है वो एक प्रकार का इंटीजर वेरिएबल है जो यूज होता है टू कंट्रोल द एक्सेस टू द शेयर रिसोर्सेज, एंड ये एक्सेस होता है ओनली थ्रू द 2 एटॉमिक ऑपरेशंस, वेट एंड पी फॉर एंड डोमेन। ओके, और यहाँ पे सिग्नल वी और अप। ओके, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ सीमाफोर है, जैसे काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर यहाँ पे है, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ठीक है,
म्यूटेक्स की बात करें तो म्यूटेक्स एक प्रकार का म्यूचुअल एक्सक्लूशन लॉक होता है जो अलाउ करता है केवल और केवल वन थ्रेड को टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। एंड ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप का बाइनरी सीमाफोर होता है जिसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, लॉक टू एक्वायर द लॉक, अनलॉक टू रिलीज द लॉक। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी इसके दिए गए हैं, एग्जांपल है। मॉनिटर जो है एक प्रकार का हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन है जो कंस्ट्रक्ट करता है इनकैप्सुलेट शेयर डेटा को और ऑपरेशंस को ऑन डेटा, एंड ये प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन को इम्प्लिसिटली। एंड मॉनिटर जो है वो कंसिस्ट करता है शेयर डेटा वेरिएबल को, प्रोड्यूसर्स को जो ऑपरेट होते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, इनिशियलाइज करेगा कोड को, कंडीशन वेरिएबल, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे वेट, सिग्नल और ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करें तो प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करेगा आइटम को और इंसर्ट करेगा उसको बफर में, एंड कंज्यूमर जो है वो रिमूव करेगा आइटम को फ्रॉम द बफर, एंड मस्ट इंश्योर दैट द म्यूचुअल एक्सक्लूशन एंड अवॉइड द अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो, ठीक है। इसके सारे एग्जांपल्स फॉर्मेशंस दिए गए हैं, आप इनको देखिएगा। रीडर राइटर भी वही तरीके से काम करता है, डाइनिंग फिलोसफर भी उस तरीके से काम करता है, ठीक है। और लास्ट में इसका कंपैरिजन टेबल की पॉइंट दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंटेंट को कंप्लीट किया। इसी तरीके से अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।